नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए टॉप 50 जीके जीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। यानी पिछले वर्षों में जो एनटीपीसी के पेपर हुए हैं सीबीटी 1 में, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसका सेट नंबर 4 है। साथियों, पीवाईक्यू सीरीज का ये चौथा क्लास है। 3 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको जीके जीएस का। प्लेलिस्ट मैंने बनवा दिया है अलग से, करंट अफेयर्स का अलग, जीके जीएस का अलग, तो उसको आप जरूर देखना। देखिए, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और बाकी ये पीवाईक्यू सीरीज जो है आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो दोनों सीरीज देखना है कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू दोनों ही क्लासेस आपको करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, करेक्ट आंसर होगा 6, छठी, है ना। याद रखना, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई छठी या 6 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लीजिएगा। देखिए, आपको बता दें, एक भी क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड यहाँ बाहर से अपने मन से नहीं लिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन अभी 2021 में जो सीबीटी 1 हुआ था एनटीपीसी का, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में जो सब कुछ जिस सामग्रियों से बना है, ठीक है, या बहुत सारे सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? तो याद रखिए, इसको मैटर यानी पदार्थ नाम दिया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ, मैटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी जो है रूसी भूमि था? यानी इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य है जो भाई कभी जो है ना रूसी भूमि था, यानी रूस का हिस्सा था? तो देखो, करेक्ट आएगा अलास्का। अलास्का जो है ये साथियों अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये कभी जो है ना रूस का भूमि हुआ करता था। याद रखिएगा, अलास्का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो करेक्ट आंसर होगा श्री गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, के नियंत्रण पर। याद रखना, श्री गुरु अर्जुन देव जी हैं सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार पढ़िए, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो करेक्ट आएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? अब देखिए, दिल्ली मेट्रो का जो पहला कॉरिडोर है इसका जो उद्घाटन है वो 24 दिसंबर 2002 में हुआ था। और किसने किया था साथियों? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था? ये देखिए, कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया था। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली ज़्यादातर कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आप सभी को पता है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से, और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और यहाँ पर श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था ये पूछ लिया है इस क्वेश्चन में। तो याद रखना, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गुजरात। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और खास तौर पे टीसीएस का चहिता क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। याद रखिएगा, ये जो उपन्यास है ये किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने। अरुंधति राय करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक स्मारक है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। देखिए मीनाक्षी मंदिर आपने पढ़ा होगा, मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई में है। इसके अलावा बल्लूवर कोट्टम भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा पद्मनाभपुरम पैलेस भी तमिलनाडु में है। बेकल का किला जो है ये केरल का सबसे बड़ा किला है, केरल में स्थित है ये बेकल का किला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यही बताना था कौन सा तमिलनाडु में नहीं है, तो बेकल का किला तमिलनाडु में नहीं है बल्कि बेकल का किला केरल में है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए इनमें से किसके हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो देखिए गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था कि कौन से हिंसक विद्रोह के बाद, तो चौरी चौरा के बाद। अब देखिए बात करें यहाँ असहयोग आंदोलन की, तो ये कब शुरू हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में। और इसको बंद कब कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा। आगे देखिए 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक इनमें से कौन थे जिनको अंग्रेजों ने परास्त किया था। तो भाई मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। आगे देखिए वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो VGA की बात करें यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म याद रखना वीडियो ग्राफिक्स एरे, जो कि रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसको IBM के द्वारा विकसित किया गया था, याद रखना IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM के द्वारा इसको विकसित किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक निम्नलिखित में, देखिए एक अच्छा संकेतक जो है इनमें से किसमें नियमित वृद्धि है। तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जो है GDP में, साथियों GDP में नियमित वृद्धि है, याद रखना GDP करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी इस क्वेश्चन पे GDP के जगह पर आपको हिंदी में प्रति व्यक्ति आय लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आपका वहां पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो करेक्ट आएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए GSLV का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर जो है ना साथियों 90% बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आप क्या बताओगे, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बताओगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है ये। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका आंसर नहीं होगा। देखिए GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर हैं, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था जिन्हें भी वो आज के बाद सुधार लेना। इस क्वेश्चन का आंसर ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बिल्कुल भी मत करना। आप बोलोगे सर PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहां पर आप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप जानते हैं, तो इसी के आधार पर GSLV का फुल फॉर्म आप बता दोगे ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई होप आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इस क्वेश्चन में आप गलत नहीं करोगे। GSLV का अर्थ होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टच मी नॉट जो है ये किस प्रकार का पौधा है साथियों। टच मी नॉट छुई मुई का पौधा को ही बोला जाता है। छुई मुई का पौधा आपने सुना होगा, इसको छुई मुई का पौधा भी बोला जाता है, संवेदनशील पौधा भी बोला जाता है, शर्मिला पौधा भी बोला जाता है, विनम्र पौधा भी बोला जाता है, या शयन पौधा भी बोला जाता है। शयन पौधा भी इसको बोला जाता है। जब इसको छूने के लिए आप हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो वो पौधा मुरझा जाता है, ठीक है, याद रखना। इसीलिए इस पौधे को टच मी नॉट कहा जाता है। तो टच मी नॉट पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मिमोसा पुडिका। पुडिका एक लैटिन भाषा है, याद रखना, इसका ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। आप यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बताओगे तो गलत हो जाएगा। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप याद रखना। लेकिन भारत का पहला आरक्षित वन पूछे ना तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान,
जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। भारत का पहला आरक्षित वन पूछा है ना यहाँ, तो आरक्षित वन पूछा है तो जिम कॉर्बेट नहीं बताना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? देखिए, प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमान होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहती है। स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप, डबल स्टार मार्क। देखिए, उस प्रमुख नदी का नाम जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहती है, याद रखना दमन गंगा उस नदी का नाम है। दमन गंगा, याद रखिएगा, दमन गंगा नदी जो है एक प्रमुख नदी है जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश है जो ओपेक का हिस्सा नहीं है? साथियों, ओपेक जो कि तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया है कि वियना में स्थित है। और इनमें से कौन ओपेक का हिस्सा नहीं है? देखिए, ओपेक का हिस्सा वेनेजुएला है, यूएई है, गैबन है, यूक्रेन जो है ये ओपेक का हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, नॉन वेलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक नॉन वेलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी होता है ना, ये नॉन वेलाटाइल प्रकार की मेमोरी का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों का समूह नहीं है? अब देखिए, पौधों को जो 5 समूहों में विभाजित किया गया है उसमें से ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। लेकिन आपने कभी सुना है कि प्रोटोकॉर्डेटा जो है ये पौधों का एक समूह है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किया गया? 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दोनों आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो याद रखना, पहला तो ये कि सिंधु जल संधि जो है ये किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। अब आपसे पूछा था कि ये जो हस्ताक्षर हुआ था सिंधु जल संधि को लेकर, IWT को लेकर, ये किस शहर में हुआ था? याद रखना, पाकिस्तान के कराची में। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना, कराची करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए, एक इनमें से क्या है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है? तो भाई बिलियन जो होता है ना, बिलियन साथियों, देखिए बिलियन जो है ये एक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो बिलियन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता, निम्नलिखित में से इसको क्या कहा गया था? देखिए, मार्च 1931 में हस्ताक्षरित जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसमें निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसमें बंद कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो समझौता हुआ था गांधी और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को, इसमें यही कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है। तो डॉक्टर होमी भाभा यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW जिसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, याद रखना। यहाँ लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW में अब तक पंजीकृत पहला डोमेन का नाम था www. याद रखना symbolics.com। देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है? चलिए देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ये तो उत्तर प्रदेश में ही है। सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है। सफदरजंग का मकबरा ये आगरा में नहीं, ना ही उत्तर प्रदेश में,
ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? सफदरजंग का मकबरा तो दिल्ली में है। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? अब प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब की थी भाई? तो याद रखना, इसकी घोषणा 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन 2014 में की थी, लाल किले में। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बातें याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट डेट पूछ लिया जाता है आपसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो 28 अगस्त 2014 से। इसकी घोषणा पूछे कब से हुई थी, तो 15 अगस्त 2014 से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप बोलोगे सर भारत का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो कि क्या होता है? देखिए, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? देखिए, चुनिए, बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में नहीं है। देखिए साथियों, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत में है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत में है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। सांदूर राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने कभी भी सुना है कि यह भारत में है? नहीं। सांदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पाकिस्तान में है, तो आपने सुना ही नहीं होगा। ये पाकिस्तान में है। सांदूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख नियामक है? देखिए साथियों, भारतीय प्रतिभूति बाजारों में जो सक्रिय साथियों कंपनियां खिलाड़ियां हैं, उन सभी को कौन नियंत्रित करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सेबी। आगे देखिए, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? तो याद रखिए, मधुबनी चित्रकला का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मधुबनी चित्रकला। इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपसे पूछा है किस देश की थी, तो यहाँ आप भारत मत बताना, एक अमेरिकी थी। इनका नाम भी आपको बता देते हैं। तो इनका नाम था गैटूड एड्रेले, एड्रेले है ना, गैटूड एड्रेले, जो कि एक अमेरिकी थी। ठीक है, अब इंग्लिश चैनल को पार करने वाली अगर प्रथम भारतीय महिला आपसे डायरेक्ट पूछे तो वो आरती साहा थी, आरती साहा। और प्रथम एशियाई व्यक्ति अगर पूछे तो मिहिर सेन थे। लेकिन इंग्लिश चैनल को सबसे पहले जो तैर कर पार किया था, वो प्रथम महिला एक अमेरिकी थी, एक अमेरिकी महिला थी। उनका नाम क्या था? तो गैटूड एड्रेले। याद रखना, गैटूड एड्रेले। चलिए आगे देखिए, खाद्य विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो देखिए, खाद्य विषाक्तता जो होती है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। आगे देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है साथियों, एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं बहती है? देखिए, ऑरेंज या नारंगी नदी भी इसको बोलते हैं, ये तो अफ्रीका में बहती है। नाइजर नदी भी अफ्रीका में बहती है। नील नदी भी अफ्रीका में बहती है। अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका में बहती है साथियों, ये जो है दक्षिण अमेरिका में बहती है, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में बहती है अमेजन नदी, अफ्रीका में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अमेजन, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है साथियों। किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग या वाइजग कहा जाता है? तो किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग यानी वाइजग कहा जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को प्यार से वाइजग या विजाग कहा जाता है। अगला है, देखिए ब्रेकिस्ट। देखिए, ब्रेकिस्ट शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो भाई बात करें साथियों, ठीक है, ब्रेक्सिट
शब्द का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो देखिए ब्रेक्सिट शब्द का जो आविष्कार है ये किया था पीटर वाइल्डिंग ने। पीटर वाइल्डिंग यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, पीटर वाइल्डिंग ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? लोवेजियर ने। देखिए आंतो एन एल लावुजियर, याद रखिएगा इनका पूरा नाम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो उस दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो भाई किस दर्पण में आप देखने से आप अपने आप को छोटा देख पाते हो? उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तल दर्पण। खाद्य पदार्थों में विकृति गंधिता यानी रेंसिडिटी का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता, ठीक है, का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य कौन करता है? भ्रूणपोष करता है ना, भ्रूणपोष, बीजांड नहीं, अंडाशय नहीं, इगुमनज नहीं, भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है? तो निम्न में से सबसे बड़े आकार का जो परमाणु है वो है एल्युमिनियम, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुविक है? तो भाई इनमें से कौन सा तत्व है जो बहुपरमाणुविक है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा सल्फर को S4। सल्फर अणु में 8 परमाणु होते हैं, 8 माफ करना यार, सल्फर, हाँ देखिए सल्फर में 4 नहीं 8 होता है ना, तो सल्फर ही आंसर होगा। देखिए सल्फर में क्या होता है कि सल्फर जो अणु होता है ना, सल्फर अणु, इसमें 8 सल्फर परमाणु होते हैं, तो S8 यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुविक है? तो सल्फर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क की बात करें तो ये द्वितीयक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो द्वितीयक करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी दूसरे प्रकार का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। तो गन्ने के पौधे, देखिए गन्ने के पौधे जो है सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन है कि 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था UNCED, इसको जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लास आपको पसंद आया है, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक क्लास पहुँचे। और साथियों क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना। अगर आप में से कोई भी SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि फरवरी से अभी आपका SSC GD का पेपर होने वाला है, तो SSC GD का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एक डेली अब चलेगा आपका रेलवे के साथ साथ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।